Assalamu alaikum, dear students. I hope everybody is well and having a good time studying. Welcome to the first lecture for your paper 2 in your AS level law. तो ये टॉपिक जो है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्टस रियस। एक्टस रियस जो होता है वो बेसिकली एक्ट होता है। सो ए क्रिमिनल ऑफेंस में, एंड ऑब्वियसली दिस इज क्रिमिनल लॉ, सो व्हाट यू नीड टू नो इज के क्रिमिनल लॉ में जब एक ऑफेंस कमिट होता है तो उसकी दो एलिमेंट्स होती हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है एक्टस रियस। Actus reus is the act, whereas the second element, that is mens rea, that is the intent behind the act. अब हर ऑफेंस के पीछे आपको यही दो एलिमेंट्स मिलेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है जो एक्ट है। एक्ट क्या होता है? जो आपने एक्ट किया। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपने मर्डर कमिट किया। लेट्स से ए कमिटेड मर्डर, राइट? तो अब इसमें दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम एक्ट देखेंगे कि क्या मर्डर कमिट हुआ। ऑफेंस में अगर मर्डर है तो आपने मर्डर का एलिमेंट देखना है। हैज़ मर्डर बिन कमिटेड? उसका रूल क्या है कि बंदे की सांस जो है वो ख़त्म हो गई है, एंड ही इज़ नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, ही इज़ नो लॉन्गर ही इज़ नो लॉन्गर अलाइव। दैट्स एलिमेंट नंबर वन। अब इसी में दूसरा एलिमेंट जो हमारे पास आता है वो आता है मेंस रिया, दैट इज़ द इंटेंट। अब इसी मर्डर को अगर आप लें तो पहला हो सकता है कि आपने जानबूझ के आउट ऑफ राइवलरी या आउट ऑफ दुश्मनी किसी को मारा। वो आपका इंटेंट भी थी, तो आपने एक्ट भी किया, आपने मर्डर भी कमिट किया, एंड सेकेंडली आपकी नीयत भी थी उस बंदे को मारने की। तो मेंस रिया आपका हुआ मेंटल एलिमेंट। सो एक्टस रियस is the act, mens rea is the mental element. The thing that we will discuss in today's lecture, that is the first lecture, actus reus. अब ये हम एक्ट देखेंगे कि एक्ट क्या है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या देखा जाएगा। सो फॉर द पर्पज ऑफ द डेफिनेशन, actus reus means the external or physical element of a crime. It refers to what the defendant actually does or fails to do. Criminal law does not punish thoughts alone. There must always be some external conduct. बड़ी सिंपल है। आप किसी का मर्डर करने का सोचें लेकिन उसके ऊपर एक्ट ना करें तो एक्ट सीरियस मीट नहीं होगा। देर इज नो एक्शन। सो फॉर अ क्राइम देर हैज टू बी एन एक्शन, दैट इज एक्ट सीरियस। In simple terms, actus reus answers the question, what exactly did the accused do or fail to do? अब फेल टू डू वाले पार्ट पे भी आते हैं, बट सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली डिड द अक्यूज डू, कि अक्यूज ने ऐसा क्या एक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मर्डर। एवरी ऑफेंस मस्ट कंटेन एन एक्टस रियस, as I've already stated. While some offenses may not require mens rea, mental element, no crime can exist without actus reus. अगर आपने एक्ट किया ही नहीं तो आप गिल्टी किस चीज़ के लिए, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मेंजरिया में, मेंटल एलिमेंट में, आप फॉर एग्जांपल गाड़ी चला रहे थे, आप नॉर्मल स्पीड पे जा रहे थे और एक बच्चा गलती से सामने आ गया और गाड़ी क्रैश्ड इनटू द बच्चा एंड द बच्चा डाइड। अब क्या आपने एक्ट किया? यस। लेकिन आपकी नीयत थी वो करने की? आपकी नीयत थी कि आप गाड़ी उस बच्चे में मारो? नहीं। अगर नीयत ना भी हो आप फिर भी गिल्टी हो सकते हैं। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। लेकिन अगर एक्ट सीरियस ही नहीं है तो फिर देर इज नो ऑफेंस टू स्टार्ट विद। सो इफ देर इज नो ऑफेंस टू स्टार्ट विद, नो एक्ट टू स्टार्ट विद, तो आपका एक्ट सीरियस, आपका ऑफेंस नहीं मीट हो सकता। सो देर हैज टू बी एन एक्ट एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। अब एक्ट सीरियस तीन किस्म के होते हैं। सबसे पहला किस्म हमारे पास आता है, इट इन्वॉल्व्स थ्री एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट इज कॉन्डक्ट, द फिजिकल एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड, सच एज द मर्डर, सच एज रेप, द पेनिट्रेशन इन रेप। सेकेंड एलिमेंट आ जाता है रिजल्ट, कि आपकी एक्शन से क्या रिजल्ट हुआ, द कॉन्सिक्वेंस कॉज बाय द अक्यूज्ड एक्ट, डेथ ऑफ द विक्टिम इन मर्डर। इसकी मैं सिंपल, इससे बेहतर मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को गुस्से में छुरी उसके पेट में मार दी, गुस्से में, इस नीयत से नहीं कि वो बंदे को मैं मारूं, इस नीयत से कि आप उसको इंजर करना चाहते थे, आप उसको डराना चाहते थे। अब आपने वो छुरी मार दी लेकिन वो बंदा मर गया, तो आपका एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ मर्डर। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट है। तो कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट इज द मर्डर इटसेल्फ, ये तो एक्ट सीरियस है। लेकिन एक्ट सीरियस रिजल्ट भी हो सकता है, तो आप इसको इनडायरेक्ट एक्ट सीरियस भी कह सकते हैं। सो दिस इज द रिजल्ट दैट हैज कॉज्ड
द थिंग। सो लेट्स से आपने किसी को चाकू पेट में मारा, छुरी मारी पेट में, वो मर गया। आपकी नीयत नहीं थी, लेकिन आपके एक्ट की वजह से वो मर गया। इवन इसको बेहतर करें, आपने उसके पेट में चाकू मारा, वो 3 दिन बाद मर गया, दैट टू इज मर्डर। यू विल बी, you will have committed an act of murder, hence meeting the act is serious. The third one is circumstances, the surrounding facts that must exist. बहुत सिंपल है, थेफ्ट है। एक फॉर एग्जांपल इसमें जो एग्जांपल दी गई, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर इन थेफ्ट। अब आपका एक्ट क्या था? चोरी करना। लेकिन आपने उसके साथ और क्या सर्कमस्टांस क्रिएट किया कि आपने उस बंदे को परमानेंटली डिप्राइव कर दिया ऑफ दैट थिंग। सो आपने मोबाइल चोरी किया फर्ज करें, मोबाइल चोरी इज द थेफ्ट, लेकिन इसके साथ और सर्कमस्टांसेस क्या क्रिएट हो गए कि आपने उसको मोबाइल का डिप्राइव कर दिया। नाउ बिकॉज ऑफ दैट थेफ्ट ही इज अनएबल टू एक्सेस हिज बैंक अकाउंट, तो आपने वो एक्ट भी कर दिया। सो आप एक्ट सीरियस उस ऑफेंस के लिए भी मीट करेंगे। दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से। सो ये दो इनडायरेक्ट तरीके हैं, रिजल्ट एंड सर्कमस्टांसेस आर द इनडायरेक्ट वेज एंड कॉन्डक्ट इज द डायरेक्ट वे ऑफ एक्ट सीरियस। इसमें ऑफेंसेस में ये तीनों भी हो सकते हैं, ऑफेंस में सिर्फ एक भी हो सकता है, बट देर हैज़ टू बी वन ऑफ दीज प्रेजेंट। अच्छा जी, सो एक्ट सीरियस तो हमने देख लिया। मैंने आपको बोला कि क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, किसी को गिल्टी करार देने के लिए एक एक्ट की ज़रूरत है। ये आपका आ जाता है जनरल प्रिंसिपल। सो एक्ट सीरियस इज योर जनरल प्रिंसिपल दैट देयर मस्ट बी एक्ट सीरियस। अब मैं आपको कंप्लीटली उल्टी बात करने लगा हूँ। उल्टी बात मैं ये करने लगा हूँ कि फर्ज करें आपने एक्ट नहीं भी किया तो भी आप गिल्टी हो सकते हैं। कैसे? नॉर्मली क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम एक्ट्स, नॉट फेलियर्स ऑफ एक्ट, फॉर फेलियर्स टू एक्ट। ये हमने कर लिया कि यूजुअली एक्ट जरूरी है लेकिन फेलियर टू एक्ट है। अब स्टीफन एलजे जो लॉर्ड जस्टिस थे, उन्होंने क्या बोला? इट इज़ नॉट अ क्राइम टू कॉज डेथ और इंजरी इवन इंटेंशनली बाय एन ओमिशन। ओमिशन वो कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल लॉ का जो कि बड़ा ही डिबेटेड कॉन्सेप्ट है। ओमिशन का मतलब है कि आपने एक्ट ही नहीं किया और आपके एक्ट ना करने की वजह से बंदा मर गया। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर की एग्जाम्पल लेते हैं। अगर उसकी हार्ट सर्जरी विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स पेशेंट की होनी ज़रूरी थी और डॉक्टर ने वो 5 मिनट्स के अंदर नहीं की, तो क्या उसने एक्ट सीरियस को मीट किया? उसने एक्ट किया नहीं। सो वॉज देयर एन एक्ट? नो। उसके बावजूद भी गिल्टी हो सकता है द डॉक्टर, बिकॉज ही फेल टू एक्ट विच कॉज द डेथ। तो कहने का ये मकसद है कि इवन अगर आपका एक्ट सीरियस नहीं भी होता, एक्ट नहीं भी होता, तो भी आप गिल्टी हो सकते हैं। अच्छा जी, सो दिस इज व्हाट ओमिशंस मींस, फेलियर्स टू एक्ट। सो इवन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ओमिशंस भी आपको क्रिमिनली लायबल कर सकते हैं। ना वाई द लॉ अवॉइड लाइबिलिटी फॉर ओमिशंस। अब मैंने एक वर्ड पे एम्फेसिस दिया, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या एक्सेप्शनल सिचुएशंस, कि ओमिशंस कुछ सिचुएशंस के अंदर आपको लाइबल करेंगी, नॉट ऑल। अब लॉ जो अप्रोच लेता है वो कहता है कि नहीं, जनरल प्रिंसिपल यही है कि अगर किसी को गिल्टी करना है तो आपने उसके एक्ट को देखना है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर हम ओमिशंस की बेसिस के ऊपर आपको फिर भी गिल्टी कर सकते हैं। अब ये लॉ का ये अप्रोच के एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही सिर्फ हम तब आपको गिल्टी करेंगे, वो क्यों है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इंटरफेयर्स विद पर्सनल ऑटोनॉमी। पीपल आर फ्री टू चूज हाउ टू लिव। इसकी मिसाल ये है, लेट्स से एक बंदा रोड पे मर रहा है, क्या आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप उसको अस्पताल पहुंचाएं? नहीं। लेकिन आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप उसको अस्पताल पहुंचाएं। तो अगर हम हर सिचुएशन में, अगर हम हर वो बंदे को भी गिल्टी करने लग जाएं कि यार तुमने इसको अस्पताल नहीं पहुंचा इसलिए ये बंदा मरा है, एंड यू डिड नॉट एक्ट, यू ओमिशन योर, द एक्ट वाज एन एक्ट ऑफ एन ओमिशन, जिसकी वजह से वो बंदा मर गया है, अगर उस बंदे को भी गिल्टी करार देना शुरू हो जाए तो फिर तो पर्सनल ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। आपका फ्री विल टू डू एनीथिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। आप अपने काम से जा रहे थे, राइट? मॉरल ऑब्लिगेशन ज़रूर है, आप मॉरली ऑब्लिगेटेड हैं कि आप उसको लेके जाएं, अगर आप करेंगे तो आप, यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बट आर यू अंडर लीगल ऑब्लिगेशन? नो।
Should you be under a legal obligation? No. Even if that person is somebody who's a renowned person, तब भी आप कोई लीगल ऑब्लिगेशन में नहीं है. हाँ, इफ इट्स अ माइनर एंड पेरेंट है, फिर यस, देन यू आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन बिकॉज यू हैव पेरेंटल ऑब्लिगेशंस. वो लीगल ऑब्लिगेशन है, बट नॉट अदरवाइज. सेकेंड, इट इज़ ईजियर टू टेल पीपल नॉट टू डू समथिंग देन टू फोर्स देम टू एक्ट. अगर आप किसी को बोलें कि इस रोड से ना गुजरो, वो ज़्यादा आसान है. अगर आप किसी को बोलें कि अब तुमने इसी रोड से गुजरना है, वो मुश्किल है, ह्यूमन नेचर है. इसीलिए भी लाइबिलिटी जो है ओमिशंस में हम कम देखते हैं. इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू डिफाइन हाउ मच एक्शन इज इनफ. अब वो बंदा तो है रोड पे, लेकिन कितना एक्शन इनफ है, कितना हम उस बंदे को हम कितना किस हद तक वो जाए, क्या वो अस्पताल लेके जाए, क्या वो सिंपली 911 पे कॉल करे, एम्बुलेंस बुलाए, इज दैट इनफ? क्या उसने कर दिया, लेट से उसने एम्बुलेंस बुलाई और वो अपने काम से निकल गया बंदा, इज दैट इनफ? सो हुज टू से कि क्या इनफ है क्या नहीं है. तो ये तो एक और एक डिबेट सी खुल जाएगी जो हर केस में केस टू केस बेसिस वैरी करेगी. सो एक्ट्स वर्सेस ओमिशंस, द डिफिकल्टी, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एक्ट एंड एन ओमिशन इज ऑफन अनक्लियर. स्पेक, ये केस ऑफ स्पेक. A child accidentally touched D's genitals. Although this looked like an omission, liability arose from a positive act. अब इसका क्या मतलब है? लेट से आपने किसी को इनअप्रोप्रिएटली टच कर लिया, आपकी नीयत थी करने की नहीं, तो यू डोंट हैव द वो, बट डिड यू डू द एक्ट? यस. नाउ शुड यू बी गिल्ट हेल्ड लाइबल फॉर दिस? मेंजरिया पे बात आ जाती है, इंटेंट, मेंटल इंटेंट पे आ जाती है कि क्या इस बंदे की नीयत थी भी ये करने की कि नहीं. लेकिन वो एक पॉजिटिव एक्ट से निकला. पॉजिटिव एक्ट मतलब एक एक्शन. पॉजिटिव एक्ट का ये मतलब नहीं कि अच्छा एक्शन. पॉजिटिव एक्ट मतलब ही एक्चुअली एक्टेड, ही डिड एन एक्ट. नेगेटिव एक्ट, पॉजिटिव एक्ट, no, don't have to go into much detail, but positive act is actually doing something. This shows that courts sometimes classify behavior strategically to impose liability. तो इसमें उसके ऊपर liability डालने का ये तरीका था कि उसने एक पॉजिटिव एक्ट किया, एज इन ही एक्चुअली एक्टेड, विच मीन्स के एक कमीशन थी. अब इसी के अंडर आ जाता है किलिंग वर्सेस लेटिंग डाई. मैंने ये एग्जांपल ऑलरेडी दे दी है. एयरडेल एनएचएस ट्रस्ट वर्सेस ब्लैंड. डॉक्टर स्विच्ड ऑफ लाइफ सपोर्ट. उस बंदा ही वाज डेड मीट सो टू स्पीक, एंड डॉक्टर के पास था कि बस इसको, ये अब जिंदा नहीं होगा, आप इसको लेट्स जस्ट स्विच ऑफ लाइफ सपोर्ट एंड इसको उसको वेंटिलेटर बंद करके ख़त्म करें. तो डॉक्टर ने किया. वो दूसरी पार्टी केस ले आई. उसने कहा कि तुमने मेरे बंदे को मार दिया, वो तो जिंदा था, तुमने मेरे बंदे को मार दिया. तो कोर्ट ने बोला कि मस्टिल एलजे स्टेटेड दैट फेलिंग टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट इज अलाउइंग नेचर टू टेक इट्स कोर्स, नॉट कमिटिंग एन अनलॉफुल एक्ट. तो उसने इसे बोला कि नहीं, ये ओमिशन नहीं है, ये एक नेचुरल कोर्स था, वो बंदा वापस आ नहीं सकता था, तो हम इसको गिल्टी ही रखेंगे. अब ओमिशंस मैंने आपको जनरली बताया कि बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होती हैं. अब किन सर्कमस्टांसेस में ओमिशन ज़्यादातर आपकी पकड़ी जाती हैं, एंड किन सर्कमस्टांसेस में ओमिशंस, दैट इज फेलियर टू एक्ट, बिकम्स क्रिमिनल. A failure to act becomes criminal only when the defendant was under a legal duty to act and failed to do so, to do what was reasonable. Whether the defendant acted reasonably is a question for the jury. तो उसने ये क्लैरिफाई किया कि ओमिशन एज इन जब आप कुछ नहीं करते, वो कब क्रिमिनल होता है? वो तब क्रिमिनल होता है जब आपके ऊपर एक लीगल ड्यूटी होती है, जो मैं पहले क्लैरिफाई कर चुका हूँ. मॉरल ड्यूटी से गिल्ट नहीं आती, लीगल ड्यूटी होना ज़रूरी है. अब इसके टाइप्स हैं, लीगल ड्यूटी की टाइप्स हैं. सबसे पहले ऑटोमेटिक ड्यूटीज़, जो कि उसकी मिसाल दे चुका हूँ, पेरेंट टूवर्ड्स चाइल्ड, एक ऑटोमेटिक ड्यूटी है, आपके ऊपर लीगल ड्यूटी है. अज्यूम ड्यूटीज, वेर अ पर्सन वॉलंटरली टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर, दिस इज अडॉप्टेड चाइल्ड. अडॉप्टेड चाइल्ड की मिसाल ले लें, स्टेप पेरेंट्स के ले लें, कि आप ऑल्दो ब्लड रिलेशन में आप लीगली बाउंड नहीं हैं, लेकिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की है, तो अब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे. इसके केस गिबन्स वर्सेस प्रॉक्टर एंड स्टोन एंड डॉबिन्सन. कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी, a contract may impose a duty to act. The case of Pitwood, railway gatekeeper failed to close gate, causing death. रेलवे स्टेशन पे ट्रेन को जो गेट कीपर था, उसने वो ट्रेन के वो ही नहीं बंद किए, गेट ही बंद नहीं किए,
तो वो ट्रेन को लगा कि ये तो मैं जा सकता हूँ, जब वो सीधा गया तो एक बंदा था, उसको उसने मार दिया। नाउ ही इज़ अंडर लीगल ड्यूटी टू क्लोज दैट गेट। दिस मेजॉरिटी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज़ ही होती हैं जब आप, लेट से, एक ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, और उसने एक साइड ऑफ द ट्रैफिक को भी जाने दिया, दूसरी साइड ऑफ द ट्रैफिक को भी जाने दिया, उसको रोका ही नहीं, तो उसने ओमिशन कमिट की बाय नॉट स्टॉपिंग वन साइड ऑफ द ट्रैफिक, और उससे एक हादसा हो गया। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी। द लास्ट ड्यूटी इज स्टैट्यूटरी ड्यूटी। स्टैट्यूटरी ड्यूटी वो होती है जो जो ऑब्लिगेशन आप पे कानून डालता है, लॉ डालता है आप पे वो ड्यूटी। फेलियर टू प्रोवाइड बर्थ स्पेसिमेन टू पुलिस। इसकी मैं एक और अच्छी मिसाल दे देता हूँ कि दी रोड क्लीनर्स, या लेट्स से जिन कंट्रीज़ में बहुत स्नो होती है, तो वो जो बंदा होता है, रोड कीपर होता है, वो ही इज़ अंडर लीगल ड्यूटी टू क्लीन द स्नो। अगर वो स्नो क्लीन नहीं किया करता तो उससे बंदा स्लिप होता है और उसको इंजरी हो जाती है, तो उसकी स्टैच्यूटरी ड्यूटी थी, कानून उस पर ड्यूटी डालता था कि आपने इसको क्लियर रखना है, और वो नहीं करता। सो दैट्स द फोर्थ टाइप। ये मेन ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा ड्यूटी टू असिस्ट अ पुलिस ऑफिसर व्हेन वॉलंटरली व्हेन लॉफुली कॉल्ड अपॉन टू रिस्टोर पीस, हो गया क्रिएटिंग अ डेंजरस सिचुएशन। अगर आपने गलती से एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर दी है, तो अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उस को ठीक करो। सो इसकी मिसाल ये है कि अगर आपने गलती से आपने गलती से फ्लोर पे बहुत पानी गिरा दिया, रोड पे फ्लोर पे पानी बहुत सारा आपने गिरा दिया, तो यहाँ अब इसमें बंदा गिर सकता है, somebody can fall. Now you are under legal duty to clean that water to prevent the harm. R versus Miller. D accidentally caused a fire and failed to stop it. The principle was expanded in Evans where omission after creating danger led to liability. तो R versus Miller and the case of Evans, इन दोनों केसेस से हमें ये पता लगता है कि अगर आपने एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट की है, तो अब अगर आप फेल टू एक्ट करेंगे, अब आपने लेट से आग आपने कर दी, एंड देन यू जस्ट स्टैंड देयर वेटिंग, दैट्स एन ओमिशन, यू डोंट एक्ट देयर, उस सिचुएशन में आप गिल्टी होंगे। सो आपने एक्ट नहीं भी किया, एज इन आपने आग को नहीं रोका, लेकिन आप गिल्टी होंगे। द सेवेंथ टाइप, द लास्ट टाइप, इज कोर्ट समटाइम्स treat omissions as part of a continuing act. इसकी फेगन वर्सेस एमपीसी सबसे फेमस केस है। स्टैंडिंग ऑन अ पुलिस ऑफिसर्स फुट एंड रिफ्यूजिंग टू मूव, ऑल्दो फ्रेम्ड एज ए कंटिन्यूइंग एक्ट, लाइबिलिटी वाज इफेक्टिवली फॉर एन ओमिशन। अब आपने पाव रख दिया एक बंदे पे, एंड देन आप खड़े हैं, अब वो आपको कह रहे पाव हटाओ, आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर नॉट एक्टिंग, यू आर ओमिटिंग टू एक्ट, या फिर भी गिल्टी होंगे। तो ये आपका द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ योर ओमिशंस का चैप्टर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग है, एंड दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉब्लम क्वेश्चन, दैट इज कॉजेशन। कॉजेशन को अगर मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, तो कॉजेशन एक लिंक की तरह है, एक चेन की तरह है। अगर वो चेन कहीं भी टूट गई, तो एक एंड से दूसरे एंड पे चीज नहीं पहुंच सकेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट ऑफ ए ने एक्ट किया, एंड द सेकेंड पॉइंट इज मर्डर, कि वो मर गया। अब यहां एक चेन बनना जरूरी है कि ए के एक्ट, मर्डर के एक्ट और मर्डर, सो ए ने एक एक्ट किया और बी एक्चुअली मरा। अगर इस चेन में ब्रेक आ जाती है, तो उसका ये मतलब है कि ए के एक्ट की वजह से मर्डर नहीं हुआ। सो देर हैज टू बी अ कंसिस्टेंट चेन। मिसाल देता हूं, मैंने बंदूक पकड़ी, एक बंदे को गोली मार दी, वो बंदा मर गया। अब ये मेरे एक्ट की वजह से वो बंदा मरा है, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सो देर इज नो ब्रेक इन दिस चेन। हाँ, दूसरी एग्जांपल, मैंने एक बंदे को इधर मुक्का मारा बहुत जोर से, उधर उसको बचपन से ही यहाँ इंजरी थी एक, मुझे नहीं पता था, मैंने उसको यहाँ मुक्का मारा और वो बंदा मर गया, उसका ये ब्रेक हो गई और वो मर गया। अब मेरे उस एक्शन से वो मरा है पार्टली, बट क्या वो चेन ब्रेक होती है?
क्या मेरे एक्शन और उसके पॉइंट में स्ट्रेट लाइन है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक और एक्ट है पहले जिसकी वजह से वो एग्रीवेट हुआ है। तो अगर चेन सीधी है, द लिंक बिटवीन द टू इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, देन आई विल बी गिल्टी, देन देर विल बी कॉजेशन। सो कॉजेशन होता है बिकॉज ऑफ माई एक्शंस द डेथ ऑफ द पर्सन वॉज कॉज्ड। तो बड़ा सिंपल है जी। एक और मिसाल देता हूं। मैंने एक बंदे को पेट पे छुरी मारी, अब वो तड़प रहा है। एक और बंदा आया, उसने बंदूक से उसको सीने में गोली मारी है, ऑन द स्पॉट मर गया। अब हैज माई एक्ट कॉज्ड द मर्डर? मे बी, पार्टली, बट हैज द गन शॉट किल्ड द पर्सन? डेफिनेटली यस। तो कॉजेशन, द कॉजल लिंक मेरी और उस एक्ट की टूट गई है क्योंकि किसी और ने एक्ट किया है। लेकिन जो उसने गन शॉट मारी है उसकी कॉजेशन क्लियर है। सो ही कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन, आई डिडेंट। आई मे बी अ पार्ट ऑफ इट बट आई डिड नॉट इंटायरली कॉज द डेथ। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो टेस्ट लगते हैं। कॉजेशन का सबसे पहला टेस्ट है बट फॉर टेस्ट। वुड द रिजल्ट हैव अकर्ड बट फॉर डीज कॉन्डक्ट? अगर मैं उसको चाकू ना मारता तो क्या वो सिर्फ उस गन शॉट से मरता? इफ द आंसर इज यस, देन आई एम नॉट गिल्टी, देन आई हैव नॉट कॉज्ड एनीथिंग। अगर सिर्फ मैं चाकू मारता और 3 घंटे बाद सिर्फ मेरे चाकू मारने से वो मरा है, तो आई हैव कॉज द डेथ। कॉजेशन मैंने स्टैब्लिश कर लिया। सो वुड द रिजल्ट, वुड द डेथ हैव अकर्ड बट फॉर माई एक्शंस ऑफ द चाकू मारना? दैट्स द क्वेश्चन। तो अगर मेरे एक्शंस की वजह से वो मरा है, तो देन आई विल हैव एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन। सेकेंड इज डीज एक्ट मस्ट बी ए सिग्निफिकेंट एंड कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ द रिजल्ट। तो मेरे एक्ट से एक सिग्निफिकेंट एंड कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ द रिजल्ट होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बस उसको थोड़ी सी खराश आ गई और वो ठीक रहा, नहीं, इट शुड बी सिग्निफिकेंट। Where several causes exist, the question is, was D's act still an operating and substantial cause at the time of the harm? D's act does not need to be the sole or main cause. तो अब मेरे चाकू मारने से सवाल यह है कि क्या ये ऑपरेटिंग एंड सब्सटैंशियल कॉज है ऑफ द डेथ? अगर कोर्ट को लगता है कि मेरे वो चाकू मारने से भी उसकी मौत हुई है, तो मैं भी गिल्टी हो सकता हूं, मैं भी कॉजेशन का हिस्सा बन सकता हूं। आई विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कॉजेशन लिंक। नो कॉजेशन, नो क्राइम। इवन इफ डी वॉज एट फॉल्ट, लाइबिलिटी फेल्स विदाउट कॉजेशन। तो मैं अब इसी मिसाल को बहुत सिंपल कर देता हूँ। लेट से मेरे चाकू मारने से वो ना मरता और उसको इंजरी भी ना होती, बस थोड़ी सी लग जाती और कल ठीक हो जाता, तो क्या मैं गिल्टी होऊंगा? नहीं। मेरे चाकू मारने से उसको 3 घंटे ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ, फिर उस बंदे ने उसे गोली मारी, वो मर गया, तो हम दोनों गिल्टी होंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ब्लड लॉस हुआ था, तो उसमें इतनी जान ही नहीं थी कि वो बच सके। फिर आई विल ऑल्सो बी गिल्टी। अब लेट से उसने सिर्फ गोली मारी, मैंने चाकू मारा ही नहीं, उसने सिर्फ गोली मारी, वो बच गया, तो मेरा कुछ काम नहीं, वो बंदा विल बी गिल्टी। अब लेट से मैंने चाकू मारा, वो बच गया, उसने गोली मारी, वो फिर भी बच गया, हम दोनों उसके लिए गिल्टी करार होंगे। फॉर ऑब्वियसली मर्डर तो नहीं होगा, फिर अटेम्प्टेड मर्डर के लिए हम दोनों पकड़े जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नोवस एक्टस इंटरवीनियंस, जहां उस चेन के बीच में एक और एक्ट आ जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, ना आई एक्सप्लेन द चेन टू यू। द चेन स्टार्ट्स विद मी हिटिंग द नाइफ इन द पर्सन स्टमक, फिर यहां ब्लड लॉस हुआ, यहां उस बंदे ने गोली मारी, यहां वो बंदा मर गया। सही। सो नाउ देर आर 1, 2, 3
एंड देन डेथ। तो अगर ये चाकू मारने से डायरेक्ट मर गया होता वो बंदा, द लिंक इज क्लियर, आई विल बी गिल्टी। अब क्या हो रहा है, मैंने चाकू मारा, ब्लड लॉस हुआ, एक नोवस एक्टिस इंटरवीनियंस आया बीच में, एक न्यू इंटरवीनिंग एक्ट आया, एंड दैट वाज ऑफ द गोली मारना। दैट विल ब्रेक द चेन ऑफ कॉजेशन। This usually involves a free, voluntary, and informed act of a third party or the victim. अब नोएस एक्टिस इंटरवीनियंस, थर्ड पार्टी या विक्टिम का खुद का भी एक्ट इस चेन को, कॉजेशन की चेन को ब्रेक कर सकता है। तो मैंने एक तो मिसाल आपको दे दी गोली मारने की। इफ अ थर्ड पार्टी एक्ट्स वॉलंटरली द चेन में बी ब्रोकन। थर्ड पार्टी आपका वो बंदा जिसने गोली मारी। पैगेट का केस, पुलिस रिस्पॉन्स वाज इंस्टेंटिव, चेन नॉट ब्रोकन। वो गोली मारने लगा, पुलिस आई, उसने गोली, हाथ उसको ऊपर किया, वो गोली उसके यहाँ कान से गुजर गई, यहाँ उसके सिर्फ कान चिप हो गया, चेन नॉट ब्रोकन वो। और 2 घंटे बाद वो बंदा मर गया, तो वो मेरा ही कसूर है क्योंकि मेरे चाकू से वो मरा है, नॉट द गन शॉट जो उसके कान पे लगी है। वॉलंटरी सेल्फ इंजेक्शन, चेन ब्रोकन। अब मैंने उस बंदे को लेट से चाकू मारा है, और उसने ब्लड थिनर का और इंजेक्शन एक खुद लगा दिया, विक्टिम ने खुद ही लगा दिया, तो वो चेन टूट गई, मेरी वजह से नहीं मारा, क्या पता वो बच जाता। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। एवंस, द केस ऑफ एवंस, ओमिशंस आफ्टर ड्यूटी अरोज, चेन नॉट ब्रोकन। रॉबर्ट्स, फोर्सिबल escape बाय विक्टिम, चेन नॉट ब्रोकन। जहां विक्टिम अपने आप को खुद भी बचा सकता था लेकिन वो नहीं बचाया उसने, चेन नॉट ब्रोकन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बंदे को थ्रेट कर रहा हूं कि मैं तुम्हें, तुम 2 मिनट इधर रुको, मैं तुम्हें गन शॉट से मारूंगा, और दरवाज़ा खुला था। अब विक्टिम खुद ही नहीं भागा, वो उधर ही खड़ा रहा 2 मिनट कि हाँ आओ मुझे मारो। तो रॉबर्ट्स का केस कहता है कि चेन विल नॉट बी ब्रोकन। इनोसेंट एजेंट्स, इनवॉलंटरी एक्ट्स और अनलॉफुल कॉन्डक्ट डू नॉट ब्रेक द चेन, ये तो सिंपल है। मेडिकल इंटरवेंशन, इसके ऊपर पहले भी बात हुई है। मेडिकल ट्रीटमेंट विल ओनली ब्रेक द चेन इन एक्सेप्शनल केसेस। ऊपर भी हमने देखा कि उसने जब लाइफ सपोर्ट उसके ऊपर एंड की तो वो गिल्टी नहीं था, डॉक्टर को गिल्ट नहीं थी। अब बात यह है कि अगर इसको मैं सिंपल करूं, मेडिकल इंटरवेंशन, जहां मेडिकल चीज़ आ जाए, लेट से मैंने सर्जरी की, मुझसे गलत हो गई सर्जरी और बंदा मर गया, दिस इज मेडिकल इंटरवेंशन टू दैट चेन। अब इसमें मैं बंदे को गिल्टी पकड़ूंगा या नहीं? नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द लॉ प्रोटेक्ट्स द डॉक्टर्स। इसको आप देख लें, 3 4 केसेस हैं। स्विचिंग ऑफ लाइफ सपोर्ट डज नॉट ब्रेक द चेन, मैल चेरेक। एक्ट्स ऑफ द विक्टिम, विक्टिम्स एक्शन मे ब्रेक कॉजेशन ओनली इफ अनरीजनेबल। अगर एक एक्ट है जो कि अनरीजनेबल है, अब यहाँ विक्टिम के एक्ट की बात हो रही है, जो ऊपर ऊपर भी हमने हल्का सा जिक्र किया कि अगर विक्टिम का एक्ट इतना अनरीजनेबल है कि वो अपने आप को बचा सकता था, वो नहीं उसने बचाया, तो वो बंदा जो है, कॉजेशन की लिंक टूट जाएगी, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है एग शेल रूल का, एग शेल स्कल रूल, थिन स्कल रूल जिसको और कॉमनली कहते हैं। डी मस्ट टेक द विक्टिम एज फाउंड इंक्लूडिंग फिजिकल एंड रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 केसेस हैं, ब्लाउ एंड हॉलैंड। रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट हिस्टोरिकली रीजनेबल। रिफ्यूजल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन डी स्टिल लायबल। अब इसको मैं बड़ा सिंपल करके आपको समझाता हूँ। एक बंदा है जिसकी बाय बर्थ स्कल वीक है बहुत, सही है, वो बहुत प्रिकॉशन के साथ वो ज़िंदगी गुजारता है कि उसको अगर हल्का सा भी यहाँ किसी ने थप्पड़ भी मार दिया तो उसकी स्कल फ्रैक्चर हो सकती है एंड इवन रिजल्ट इन डेथ। अब किसी को पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता कि उस बंदे का ये थिन स्कल है, वो आके उसको मार देता है, उसको थप्पड़ मार देता है, जस्ट नॉर्मली मजाक में थप्पड़ मार देता है, वो बंदा मर जाता है। कॉजेशन हुई, आर्ग्यूबली यस, कि अगर वो उसको थप्पड़ ना मारता तो वो बंदा ना मरता, बट फॉर टेस्ट। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, दैट्स द प्रॉब्लम। डियर का केस कहता है विक्टिम वर्सेंट ओन इंजरीज, चेन नॉट ब्रोकन।
लेटर केसेस सजेस्ट विक्टिम मस्ट कॉन्टेक्ट मस्ट बी रीजनेबल। अगर उस बंदे को पता है कि इस बंदे का थिन स्कल है और वो उसके बावजूद भी मारता है तो वो गिल्टी है। लेकिन अगर उसको नहीं पता और वो इंजरी एग्रेवेट हो जाती है और वो बंदा मर जाता है, तो ऑल्दो उसने एक्ट किया होगा कमिट, लेकिन डिफेंसेस के थ्रू उसको पनिशमेंट कम हो जाएगी। मॉडर्न प्रॉब्लम्स विद कॉजेशन। Modern offenses increasingly focus on unlawful conduct rather than true causation, causing death while driving unlawfully. अब जो मॉडर्न हमारा जो करंट अप्रोच टू दिस लॉ इज के मॉडर्न ऑफेंसेस इंक्रीजिंगली फोकस ऑन अनलॉफुल कॉन्डक्ट रादर देन द ट्रू कॉजेशन। वो अब ये नहीं देखते कि क्या इसके एक्ट की वजह से वो बंदा मरा है, वो ज़्यादा देखते हैं कि क्या इसने एक अनलॉफुल एक्ट कमिट किया है कि नहीं। अगर उसने अनलॉफुल एक्ट कमिट किया है तो वो गिल्टी होगा, प्लेन एंड सिंपल। दैट्स द मॉडर्न अप्रोच। मतलब अब वो ज़्यादा कॉजेशन को इतना नहीं देख रहे। अब वो ज़्यादा, अब अगर रिसेंट टाइम्स में अगर वो केस देखा जाए तो अगर मैंने चाकू मारा है और उसने गोली मारी और बंदा मरा है, दोनों गिल्टी होंगे। बहुत ही फेमस केस MH केस, एंड देन विलियम्स इज अनदर केस। MH के केस में क्या हुआ, विक्टिम सोलली एट फॉल्ट। जो बंदा था वो खुद ही, वो उसकी वो थी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आया, उसने लड़ाई में एक कट मार दिया। अब उस बंदे ने क्या किया, वो कट खुला छोड़ा और वो किसी गंदे पूल में नहाने चला गया, मर गया। अब कोर्ट कहती है एज पर द MH केस कि इवन विक्टिम के एक्ट था, विक्टिम की अनरीजनेबलनेस थी, लेकिन फिर भी हम डी को पकड़ेंगे कि उसने वो कट लगाया। दैट्स हाउ मच द कोर्ट हैज गॉन फर्दर इन इट्स एक्शंस। विलियम्स विक्टिम सुसाइडल, नो बट फॉर कॉजेशन। जहां सुसाइड कमिट हो, विलियम्स के केस ने बोला कि नहीं, उस सिचुएशन में हम नहीं इसको पकड़ेंगे। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए बड़ा एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, आप टॉपिक है MH का केस एंड विलियम्स का केस। एक तरफ वो इतने हाई स्टांस ले रहा है कि इवन उसकी सोलली उसकी गलती थी लेकिन फिर भी उसको लायबल कर रहा है। दूसरे सिचुएशन में अगर वो टेस्ट लगता है तो डिफरेंटली लगा है विलियम्स के केस में। सो दिस शोज कि प्रॉब्लम क्वेश्चन इज राइप्ड फॉर अ गुड डिस्कशन फ्रॉम योर एंड। ऑटोमेटिज्म। टू बी क्रिमिनली लाइबल, डी मस्ट एक्ट वॉलेंटरली। अब अगेन इंटेंट के ऊपर बात है। अगर आप लाइबल होंगे, आप सिर्फ तब लाइबल होंगे जब आपने खुद एक्ट कमिट किया हो, आपने जानबूझकर एक एक्ट कमिट किया हो। इसमें एक डिफेंस आ जाती है ऑटोमेटिज्म की, जिसमें आपका कंप्लीटली लॉस ऑफ बॉडीली कंट्रोल हो जाता है। अब ये चार सिचुएशंस में होता है। अनकॉन्शियसनेस, आप बेहोश थे और आपने कुछ एक्ट किया। स्पैजम्स जो आपको हुए। रिफ्लेक्स एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई दरवाज़ा खोलता है और आप दरवाजे के इधर खड़े हैं, आपको नहीं पता, आप एकदम एक रिफ्लेक्स एक्शन आएगा। रिफ्लेक्स एक्शंस आर नॉट इन योर कंट्रोल। कन्वुल्जन्स। तो इन चार एक्ट्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। यू डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्ट यू आर डूइंग। अगर वो सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में आपको डिफेंस ऑफ ऑटोमेटिज्म मिलेगी और आप ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होंगे। इसी तरह एक और दूसरा केस इसके कॉन्ट्रडिक्शन में, AG रेफरेंस नंबर 2 1992, स्टेयरिंग शोड कंट्रोल। एकदम बच्चा आया, आपके कंट्रोल था, आप एकदम झटके से मोड़ देते गाड़ी, उसने नहीं मोड़ी, वो मर गया। नो ऑटोमेटिज्म, क्योंकि आप केस के फैक्ट्स में, एविडेंस में पता लगा कि स्टेयरिंग में कंट्रोल था उस बंदे का। अगर ऑटोमेटिज्म प्रूव हो जाती है, नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी। अब इंसैनिटी का ये मतलब नहीं कि आप पागल हो, इंसैनिटी का ये मतलब है कि आप कंट्रोल लूज कर दिया आपने। मोर ऑन दिस इन द लेटर चैप्टर्स। इंसेन वर्सेस नॉन इंसेन ऑटोमेटिज्म। अगर इंटरनल कॉज है, सच एज कोई आपको कोई डिजीज़ है या कोई रिफ्लेक्स एक्शन है जो आपकी इंटरनल बॉडी में है, सच एज स्लीप वॉकिंग, तब आपका वो है, इंटरनल कॉज है, सेन ऑटोमेटिज्म है, नॉन इनसेन ऑटोमेटिज्म है। और अगर एक्सटर्नल कॉज है, एकदम गाड़ी आ गई,
नॉन इंसेन ऑटोमेटिज्म है। डायबिटिक अनोमली, एक्सेसिव इंसुलिन, नॉन इंसेन ऑटोमेटिज्म, फेलियर टू इंजेक्ट, इंसेन ऑटोमेटिज्म। तो ये दो डायबिटीज़ का है, बट दिस इज रेयरली एग्जामिन्ड। सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर एक्टिव सीरीज। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम करेंगे, and inshallah we will take it from there. I hope you had a good time understanding this topic. See you in the next one, guys. Take care and bye bye. Hope to help you in further as well in the future classes as well. Bye bye.